प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय गणित अपना प्रकरण है बच्चों, समानुपात और विलोमानुपात भाग 2। हमने समानुपात के बारे में इस पहले वीडियो में सीखा था। आज हम विलोमानुपात के बारे में सीखेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन माने समानुपात, इनवर्स प्रपोर्शन माने विलोमानुपात। तो बच्चों, जैसा हमने आपको बताया था कि जैसे आप ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे तो उसकी कास्ट भी ज़्यादा होगी और कम चीज़ें खरीदेंगे तो उसकी कास्ट भी कम आएगी। तो हमने बताया था y बराबर के एक्स के, जहाँ पर कांस्टेंट है, ये हुआ डायरेक्ट प्रपोर्शन। और जब उसका उल्टा होगा, एक चीज़ बढ़ेगा दूसरा चीज़ घटेगा, दूसरा चीज़ कम होगा दूसरा चीज़ बढ़ेगा, ऐसा है तो उसको बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। तो y बराबर के बाई एक्स के, ये देखिए यहाँ पर y बराबर के एक्स, y बराबर जब क्या था के एक्स के रूप का था तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। और y बराबर हो गया के बाई एक्स का हो गया, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रपोर्शन। जैसे हमने आपको उदाहरण बताया था कि पहले वीडियो में कि जैसे 7 किलोग्राम प्याज का मूल्य 140 रुपये है, तो 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखिए वजन यहाँ पर बढ़ा है तो उसका दाम भी बढ़ जाएगा, वजन कम हुआ होता तो उसका दाम भी घट जाता। इस प्रकार की अगर कंडीशन रहेगी तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रपोर्शन, मतलब समानुपात। और जब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा तो उसको बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। तो बच्चों, आप जब भी परीक्षा में जाएंगे तो आप प्रश्नों को हल करना है, तो आप उसको अच्छी तरह से पहले प्रश्न का वाचन करेंगे। जितने भी शाब्दिक प्रश्न हैं उनका जब आप अच्छी तरह से वाचन करेंगे, सवाल आपके समझ में आ जाएगा क्या करना है, कौन सी संक्रिया हमको करना है, तो समझिए सवाल आधे से ज़्यादा आपका हल हो जाता है। चलिए हम इनवर्स प्रपोर्शन का उदाहरण दे करके आपको समझाते हैं। देखिए, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन आर यूज्ड टू शो हाउ द क्वांटिटीज एंड अमाउंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। The symbol used to denote the proportionally is alpha. For example, if we say A is proportional to B, then it is represented A proportional B पढ़ते इसको, and if we say A is inversely proportional to B, then it is denoted as A proportional to 1 by B. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो ए प्रोपोर्शनल बी पढ़ते हैं बच्चों। अगर इनवर्सल है, ये इनवर्स है तो ए प्रोपोर्शनल 1 बाई बी पढ़ते हैं। ए प्रोपोर्शनल 1 बाई बी पढ़ते हैं इसको। इनवर्स प्रोपोर्शनल अगर व्हेन वन वैल्यू इंक्रीजेस एंड द अदर डिक्रीजेस। ये देखिए बच्चों, ये विलोमानुपात है। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब विलोमानुपात। यहाँ लिखा है वन वैल्यू इंक्रीजेस, मतलब एक वैल्यू क्या होगी, अगर बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, घटेगी। एक वैल्यू अगर बढ़ती है दूसरी घटती है तो वो इनवर्स होता है। जैसे एग्जांपल है, ये उदाहरण है कि मोर वर्कर्स ऑन ए जॉब, मोर वर्कर्स ऑन ए जॉब वुड रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट द टास्क। अगर कोई काम हल करना है, ज्यादा वर्कर आप लगा दिए तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, या जो घंटे हैं कामों की संख्या, समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अगर कम मजदूर रहते हैं तो घंटों की संख्या या दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दे आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे से यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का हम एक उदाहरण आपको बताते हैं बच्चों। ये देखिए, some volunteers have gathered to dig 90 pits for a tree plantation program. One volunteer digs 1 pit in 1 day. वृक्षारोपण हेतु 90 गड्ढे खोदने हैं। इस कार्य के लिए कई स्वयंसेवक एकत्र हुए। एक स्वयंसेवक एक दिन में एक गड्ढा तैयार करता है। एक गड्ढा क्या करता है, एक दिन में तैयार करता है। 90 गड्ढे खोदने हैं, तो अगर अकेला आदमी खोजता तो क्या होता, 90 दिन लगते बच्चों। लेकिन 15 स्वयंसेवक, if there are 15 volunteers, माने 90 गड्ढे खोदने हैं, अगर एक बंदा एक गड्ढा रोज खोद सकता है तो 90 दिन लगते गड्ढे खोदने में। तो 15 लोग अगर तैयार हो गए गड्ढे खोदने के लिए तो कितने दिन लगेंगे, देखिए 90 में 15 से भाग दे दो तो बराबर 6 डेज आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक बंदा था तो दिनों की संख्या 90 थी, 15 लोग हो गए तो दिनों की संख्या क्या हो गई, फट से 90 के स्थान पर 6 आ गई। इसी प्रकार से अगर 10 स्वयंसेवक थे, 10 वॉलंटियर से, तो अगर यहाँ पर देखिए ए 15 वॉलंटियर थे तो दिनों की संख्या थी 6, और यहाँ पर 10 वॉलंटियर्स हो गए माने कम हो गए, ये दिनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। 6 दिन से 9 दिन हो गए, 15 मजदूर के स्थान पर 10 मजदूर हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वयंसेवकों की संख्या और गड्ढे खोदने में लगे दिनों की संख्या में समानुपात है क्या। समानुपात हमने क्या कहा था कि बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों घटेंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, 15 थे तो 6 था, 10 थे तो 9 हो गया, उल्टा हो रहा है। यहाँ स्वयंसेवकों की संख्या कम होने पर दिनों की संख्या बढ़ती है, इसके विपरीत स्वयंसेवकों की संख्या अधिक होने पर दिनों की संख्या कम हो रही है। स्वयंसेवक और दिन, इनकी संख्याओं का जो गुणन है, ये देखिए 15 में अगर 6 का गुणा करें 15 छक्का 90, 10 में अगर 9 का गुणा करें तो 10 9 आई 90। इनका गुणनफल स्थिर है। गुणनफल क्या है, स्थिर है। 15 में आप 6 का गुणा करो तो 15 छक्का 90 आ जाएगा, और 10 में 9 का गुणा करो तो 10 9 क्या हो जाएगा, 90 है। तो स्वयंसेवक और इनके दिनों की संख्या का गुणनफल स्थिर है। ये संख्याएं क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, माने विलोमानुपात में है। किस अनुपात में है बच्चों, विलोमानुपात में है। अभी समझो, एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताएंगे। इफ द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स डिक्रीजेस, मोर डेज आर रिक्वायर्ड, and if the number of volunteers increases, fewer days are required for the job. However, the product of the number of days and number of volunteers remains constant. We say that these numbers are in inverse proportion. Inverse proportion में है, suppose Sudha has to solve 48 problems in a problem set. If she solve one problem every day, तो she will need 48 days to complete the set. But if she solve 8 problems every day, she will complete the set in 6 days. And if she solve 12 problems a day, she will need 4 days. देखिए, सुधा जो होती है, किसी प्रश्न संग्रह को हल करना जिसमें 48 प्रॉब्लम्स हैं, अगर एक दिन में एक प्रॉब्लम वो सॉल्व करती है बच्चों, तो आप समझ लीजिए, आप भी अपनी तुलना कीजिए, आपको 48 सवाल हल करना है, एक सवाल एक दिन में आप हल करेंगे तो कितने दिन आप लगाएंगे, 48 दिन लगाएंगे, बराबर। अगर आप
क्या करें, 8 प्रॉब्लम एक दिन में हल करें। 8 प्रॉब्लम एक दिन में हल करें तो आपको कितने दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सभी 6 दिनों में लगेंगे। अगर 12 प्रॉब्लम आप हल करते हैं, 12 सवाल प्रतिदिन हल करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो आप बढ़ा दिए तो दिनों की संख्या घट रही है, प्रॉब्लम कम कर दिए तो दिनों की संख्या बढ़ रही है। मतलब एक प्रॉब्लम हल करोगे तो 48 दिन लगेगा, 8 प्रॉब्लम हल करोगे तो 6 दिन लगेगा, 12 प्रॉब्लम हल करोगे तो 4 ही दिन लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, प्रॉब्लम और ये दिनों की संख्या का गुणा करेंगे, 8 6 48 और 12 चौक 48, ये है कांस्टेंट है। तो इसका मतलब 21 अनुपात में है, ये विलोमानुपात में है। द नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड इन ए डे एंड द नंबर ऑफ डेज नीडेड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, देयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। उसके गुणनफल क्या है, प्रतिदिन हल किए गए उदाहरण और लगने वाले दिन विलोमानुपात में है, उनका गुणनफल क्या है, स्थिर है। उनका गुणनफल क्या है बच्चों, स्थिर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर गुणनफल स्थिर है तो किस अनुपात में है, वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। किस प्रोपोर्शन में है बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। दस नोट दैट 8 6 48 और 12 चौक 48 और 48 गुणे 1। जब आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो 48 दिन लगे थे, आपने 8 प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो आपको 6 दिन लगे थे, आपने जब 12 प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आपको 4 दिन लगेंगे। लेकिन सबका गुणनफल क्या है, स्थिर है। तो जो ये डाटा दिया गया है वो किस प्रोपोर्शन में है, वो विलोमानुपात में है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ये देखिए, 15 वर्कर्स टेक 8 आवर्स टू बिल्ड ए वॉल। एक बड़ी दीवार बनाने में 15 मजदूरों को 8 घंटे लगते हैं। ये 15 वर्कर्स से 15 मजदूर है, 8 आवर्स से मतलब 8 घंटे, बिल्ड ए वॉल। तो हाउ मेनी आवर्स विल 12 वर्कर्स नीड टू बिल्ड द सेम वॉल। तो 12 मजदूर उसी काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे। बच्चों 15 मजदूर थे तो 8 घंटे लगते हैं, 12 मजदूर हैं तो ज़्यादा घंटे लगेंगे, बराबर। मजदूरों की संख्या कम हो गई तो घंटों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। एक बढ़ता है दूसरा घटता है, या तो यहाँ पर 15 मजदूर थे, 8 घंटे लगते थे, तो 12 मजदूर हो जाएगी तो घंटों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मजदूरों की संख्या बढ़ने पर काम के घंटे कम होते हैं। देखिए, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीजेस। माने मजदूरों की संख्या बढ़ने पर काम के घंटे कम होते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ आवर्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। The product of the number of workers and the number of hours needed to build the wall is constant। माने मजदूरों की संख्या तथा उनको लगने वाले समय का अनुपात किसमें है बच्चों, विलोमानुपात है। मजदूरों की संख्या और दीवार में लगने वाला समय, इनका गुणनफल स्थिर है। हम यहाँ x स्थिरांक का उपयोग करके सवाल को हल करेंगे। हमने माना हाउ मेनी आवर्स विल 12 वर्कर्स नीड टू बिल्ड द सेम वॉल। हमने यहाँ पर मान लेंगे कि 12 मजदूरों को x घंटे लगते हैं। x स्थिरांक का उपयोग करके सवाल को हल करेंगे। सपोज 12 वर्कर्स टेक x आवर्स, माने 12 मजदूरों को x घंटे लगते हैं। मान लिया हमने कि 12 मजदूरों को x घंटे लगते हैं और 15 मजदूरों को कितने घंटे लगते थे, 8 घंटे लगते थे। 15 वर्कर्स टेक 8 आवर्स और 12 वर्कर्स टेक x आवर्स, बराबर लिख लिया दोनों को हमने। 15 वर्कर थे तो 8 घंटे लगते थे, 12 वर्कर्स हैं तो x घंटे लगते थे, दोनों को बराबर होना चाहिए। तो 12 गुणे x बराबर 15 गुणे 8, यही होगा। 12 गुणे x बराबर 15 गुणे 8, इस प्रकार से होगा। देखिए 12 गुणे x बराबर 15 गुणे 8,
अब यहाँ x आप वेरिएबल माने हैं, चरांक माने हैं, इसी का मान आपको निकालना है। तो समीकरण बन गया। अब आप यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो 15 वर्कर्स टेक 8 आवर्स, 12 वर्कर्स टेक x आवर्स। तो 12 इंटू एक्स बराबर 15 इंटू 8, यहाँ से 12x बराबर 120 हो जाएगा। 12x बराबर 120, x बराबर क्या हो जाएगा 10, 12 120, तो x बराबर 10। मीन्स 12 मजदूरों को दीवार बनाने में 10 घंटे लगेंगे। 12 मजदूरों को 12 वर्कर्स विल टेक 10 आवर्स टू बिल्ड द वॉल। 12 मजदूरों को दीवार बनाने में 10 घंटे लगेंगे। अब देखिए 15 8 120, ये भी कांस्टेंट है, और 12 10 में 120, ये भी 12 इंटू 10 मल्टीप्लाई करो तो 12 10 में 120 आएगा, और 15 8 भी 120 आएगा। 15 8 भी 120। तो दोनों कांस्टेंट है। दोनों क्या है? कांस्टेंट है। इस प्रकार से 12 मजदूर अगर रहते हैं तो कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे लगते हैं। चलिए हम एक दूसरा सवाल भी करते हैं। A 40-page class magazine is to be written. If one student would require 80 days to write it, how many would 4 students require? किसी कक्षा में 40 पृष्ठों का हस्तलिखित अंक बनाना प्रारंभ किया। एक विद्यार्थी को यह अंक तैयार करने में 80 दिन लगते हैं। तो 4 विद्यार्थियों को यही अंक तैयार करने में कितने दिन लगेंगे? अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक ही काम अधिक विद्यार्थियों के मिलकर करने पर दिन कम लगते हैं, अर्थात विद्यार्थी की संख्या तथा दिनों की संख्या में क्या है? विलोमानुपात है। If more students help to do the same task, fewer days will be required. That is, the number of students and the number of days are in inverse proportion. तो 4 विद्यार्थी की संख्या 1 थी तो दिनों की संख्या 80 लगती है। अगर विद्यार्थियों की संख्या 4 हो गई तो दिनों की संख्या क्या होगी? तो दिन का संख्या हम x मान लेते हैं, दिनों की संख्या क्या मान लेंगे? x मान लेंगे हम। इस प्रकार से देखिए, सपोज 4 स्टूडेंट्स नीड x डेज। 4 स्टूडेंट्स नीड x डेज। ये देखिए स्टूडेंट है 1, तो डेज कितना लगता है? 80। स्टूडेंट्स है 4, तो डेज कितने हो गए? x। तो 1 इंटू 80 इक्वल टू 4 इंटू x। 1 इंटू 80 इक्वल टू 4 इंटू x। ये देखिए 4x इक्वल टू 80 इंटू 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 80 डिवाइड बाई 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20। अगर मैंने 4 विद्यार्थी रहते हैं, 4 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वह काम 20 डेज में पूरा हो जाएगा। तो 4 स्टूडेंट्स रिक्वायर 20 डेज। देखिए जैसे ही विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी तो दिनों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। चलिए एक दूसरा भी सवाल देखते हैं हम लोग।
Students of a certain school went for a picnic to a farm by bus. किसी विद्यालय के 7वीं कक्षा के विद्यार्थी सैर के लिए बस से किसी खेत में गए. Here are some of their experience. Say whether the quantities in each are in different, direct or in inverse proportion. उस दौरान आए कुछ अनुभवों को देखेंगे. प्रत्येक अनुभव की संख्या समानुपात में है या विलोमानुपात में है उसको लिखना है. समानुपात में है विलोमानुपात में है उसको लिखना है बच्चों आपको. तो देखिए, सैर के लिए प्रत्येक विद्यार्थी से खर्च हेतु 60 रुपए लिए गए. Each student paid 60 rupees for the expenses. अब बच्चों 7वीं कक्षा के विद्यार्थी सैर के लिए किसी बस से किसी खेत में गए हैं. आपको बताना है कि ये समानुपात में है या विलोमानुपात में है, लिखना है. तो यहाँ पर एज देयर वेयर 45 स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी का खर्च है 60 रुपए. अगर 45 विद्यार्थी गए तो कितना खर्चा होगा. देखिए 45 गुणे 60 माने 2700 रुपये खर्चा होगा. अब यहाँ पर अगर हम विद्यार्थियों की संख्या, देखिए हमने कहा है कि विद्यार्थियों की संख्या अगर बढ़ा देंगे तो पैसा भी बढ़ेगा. दोनों अगर बढ़ते हैं या दोनों घटते हैं तो समानुपात में होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं उसको. अब यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या हो गई 50. अगर पैसा कम हो जाता तब तो इनवर्स प्रपोर्शन होता. अगर पैसा बढ़ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर 50 गुणे 60 बराबर 3000 हो गया. 45 थे तो 2700 था, 50 हो गए तो 3000 हो गया. तो ये कौन सा प्रपोर्शन है बच्चों, विद्यार्थियों की संख्या तथा जमा रकम में कौन सी राशि का अनुपात है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मनी कलेक्टेड आर इन. जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी तो पैसा भी बढ़ गया. यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कम थी, 45 था तो पैसा भी कम था. यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई तो पैसा भी बढ़ गया. तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन. क्या बोलते हैं, डायरेक्ट. यहाँ पर आप लिखेंगे समानुपात या डायरेक्ट प्रपोर्शन. क्या लिखेंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन. बराबर, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी तो पैसा भी क्या हो गया, बढ़ गया. The sweet shop near the school gave 90 laddus for the picnic. विद्यालय के पास की मिठाई वाले ने सैर के लिए 90 लड्डू दे दिए. अब देखिए सैर के लिए 90 लड्डू दिए. 45 विद्यार्थी सैर पे आए. 45 students go for the picnic. Each will get laddus. तो कितने लड्डू पाएंगे, 45 लोग अगर जाएंगे तो 2-2 लड्डू पाएंगे. 45 लोग अगर जाएंगे तो 2-2 लड्डू पाएंगे. अगर 30 लोग जाएंगे तो कितने लड्डू पाएंगे, 3-3 लड्डू पाएंगे. तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों की संख्या जब ज्यादा थी तो लड्डू क्या मिले, कम मिले. और विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई तो लड्डू क्या मिले, ज्यादा मिले. एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है. तो ये प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रपोर्शन हो जाएगा. ये बच्चों कौन सा प्रपोर्शन हो जाएगा, इनवर्स प्रपोर्शन हो जाएगा. जब दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है. अगर एक बढ़ता है दूसरा घटता है तो क्या होता है बच्चों, इनवर्स प्रपोर्शन होता है, जिसको हम विलोमानुपात कहते हैं. जिसको हम क्या कहते हैं, विलोमानुपात. 5 workers take 12 days to weed a field.
किसी खेत की निराई करने में 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक? हाउ मेनी वुड 15 टेक? 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? माने एक खेत की निराई करने में 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं। 6 मजदूरों को कितने दिन लगे? मजदूरों की संख्या बढ़ गई बच्चों तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी। तो ये हो गया इनवर्स प्रपोर्शन, एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स प्रपोर्शन बोलते हैं। तो हम कैसे लगाएंगे इसको बच्चों? सपोज 6 वर्कर्स टेक 6 डेज। मान लेते हम कि 6 आदमी जो होते हैं x दिन में उसकी निराई कर लेंगे, तो क्या करेंगे? 5 वर्कर्स टेक 12 डेज, 6 वर्कर्स टेक x डेज। देखिए 5 वर्कर्स टेक 12 डेज, तो 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 5। तो यहाँ पर 6x बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और x बराबर 6 दहा में 60। देखिए x बराबर 10 दिन हो गया। यहाँ पर दिनों की संख्या 12 थी, दिनों की संख्या क्या थी? 12 थी, मजदूरों की संख्या 5 थी। जैसे ही मजदूरों की संख्या बढ़ गई, मजदूरों की संख्या 6 हो गई, तो दिनों की संख्या कम हो गई, 10 आ गई। ये तो x बराबर 10 डेज, माने 10 डेज हो गया। 10 दिन में 6 लोग रहेंगे तो 10 दिन में निराई कर लेंगे। हाँ, कहा है कि हाउ मेनी वुड 15 टेक? अगर 15 मजदूर हो जाए तो 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? तो 15 मजदूरों को तो और कम दिन लगेंगे। तो मान लो सपोज करो x दिन लगेंगे, तो 15 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 5। 15 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे 15x बराबर 60 हो गया। 15x बराबर 60, तो x बराबर कितने दिन हो गए? 4। जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, दिनों की संख्या उसी रफ्तार से कम हो रही है। तो प्रपोर्शन अपना क्या था? इनवर्स प्रपोर्शन है बच्चों। एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो इनवर्स प्रपोर्शन। दोनों घटेंगे या दोनों बढ़ेंगे तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। इतना ही आप ध्यान में रखना, तो आप सवाल को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग इनवर्स प्रपोर्शन माने विलोमानुपात के बारे में सीख रहे थे। किसके बारे में सीख रहे थे? विलोमानुपात के बारे में सीख रहे थे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।